Dear students, myself Raghuvansar extends the chapter The French Revolution। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने फ्रांस की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया था और बतलाया था कि कैसे फ्रांस की सरकार कर्ज में डूब गई थी, तो चलिए आज के वीडियो में हम फ्रांस की सामाजिक स्थिति की चर्चा विस्तार से करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एमंग पीपल, टैक्सेस दैट इज टाइथ, टाइल, फ्यूडल ड्यूज एटसेट्रा, अदर सर्विसेज डन बाय पीजेंट्स टू द लैंडलॉर्ड्स। फ्रांस के विभिन्न वर्गों का समाज मध्यकालीन फ्यूडल सिस्टम या सामंती व्यवस्था का अंग था। स्टूडेंट्स, मैं यहां बतला दूं कि फ्यूडल सिस्टम या सामंती व्यवस्था क्या थी। जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार होते थे, उनके पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। उनके जमीन में खेती करने वाले कई काश्तकार या टीनेंट्स होते थे, जो अपने मालिक को न केवल सामंती कर यानी फ्यूडल ड्यूज देते थे, बल्कि उनकी सेवा भी करते थे, बेगारी भी करते थे तथा समय समय पर उसे खुश करने के लिए फल, सब्जियां इत्यादि उपहार के रूप में देते थे। इस प्रकार सामान्यतः प्राचीन शासन यानी ओल्ड रिजाइम शब्द का प्रयोग 1789 से पहले की ऐसे ही फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए किया जाता था। यहाँ पर पाई चार्ट फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, जो भिन्न भिन्न वर्गों में संगठित थे। पूरी आबादी का लगभग 90% किसान वर्ग थे, यद्यपि उनमें बहुत कम ही किसान थे जिनका अपना जमीन होता था। यह वर्ग फ्रांस की सिर्फ 40% भूभाग पर सीमित थे, जबकि फ्रांस की लगभग 60% जमीन पर नोबल्स या रईसों अथवा कुलीनों या जमींदारों, चर्च या पादरियों तथा थर्ड स्टेट के अमीरों का अधिकार था, जिनकी आबादी मात्र 10% थी। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था सरकार को दिए जाने वाले करों से छूट, अर्थात प्रथम दो वर्गों के लोग सरकार को कोई कर या टैक्स नहीं देते थे, जिसका वर्णन मैंने पहले भी किया है। नोबल्स या कुलीन वर्ग के लोग कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार का भी उपयोग करते थे। उनमें शामिल थे सामंती कर या फ्यूडल ड्यूज, जो वे अपने किसानों से वसूल करते थे। किसान अपने जमीन मालिक की सेवा करने, उनके घर एवं खेत में काम करने, सेना में सेवा देने अथवा सड़क निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद वसूलते थे। यहाँ हम बता दें कि टाइद एक रिलीजियस टैक्स या धार्मिक कर था, जो किसानों को अपने कृषि उपज का 1/10 या 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। यहाँ तक कि थर्ड स्टेट की सारी जनता को एक और टैक्स सरकार को चुकाना पड़ता था, जिसे टाइल कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स होता था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ते थे। उदाहरण के लिए उन्हें दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक और तंबाकू इत्यादि पर भी टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों या टैक्स के माध्यम से सिर्फ थर्ड स्टेट की जनता वहन करती थी। स्टूडेंट्स, यहां मैं बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ चर्च की कुल आमदनी लगभग 30 करोड़ रुपए वार्षिक थी, जो उन्हें टैक्स से प्राप्त होता था। दूसरी तरफ सामंतों के पास फ्रांस की अधिकांश जमीन थी।
वे भी अपने किसानों से सामंती कर या फ्यूडल ड्यूज वसूलते थे। फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि चर्च के पादरी वर्ग या सामंत वर्ग सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे। यहाँ तक कि सामंतों द्वारा समाज के गरीब वर्ग सताए जाते थे। न केवल खेतों में बल्कि उनके घरों में भी उनसे काम लिया जाता था और मजदूरी दिए बिना बेगारी कराई जाती थी। समाज में एक भ्रष्ट पादरी या सामंत सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, जबकि थर्ड स्टेट का योग्य और संभ्रांत मध्यम वर्गीय व्यक्ति का फ्रांस में कोई सम्मान नहीं था। समाज के पादरी, कुलीन और राज्य परिवार के सदस्य पैसा पानी की तरह बहाते थे और पूरी तरह से विलासिता में डूबे रहते थे। उनका जीवन ऐशो आराम में गुजर रहा था, तो वहीं सर्वसाधारण की जिंदगी बहुत ही कष्टप्रद थी। यहाँ तक कि सामंतों के पास गेहूं पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्टी और रोटी सेकने के तंदूर हुआ करते थे, जिनके इस्तेमाल के लिए उन्हें किराया देना पड़ता था। सच तो यह था कि थर्ड स्टेट की जनता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता और प्रतिदिन की अपमानजनक स्थितियों से त्रस्त थी। इस दिए गए तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस का सामंत किसान का शोषण करता था। बेचारा गरीब किसान को अपने सामंत को खुश करने के लिए फल, सब्जियां इत्यादि हमेशा उपहार स्वरूप देना पड़ता था। फिर भी सामंतों को उनकी दयनीय दशा पर तनिक भी दया नहीं आती थी, बल्कि सामंत उससे और कुछ लेने की अपेक्षा रखता था। इसीलिए चित्रकार ने यहाँ सामंत को स्पाइडर यानी मकड़ी तथा किसान को फ्लाई यानी मक्खी के रूप में दर्शाया है। और हमने देखा है कि कैसे एक मकड़ी एक मक्खी का शिकार करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ उपरोक्त पैराग्राफ में आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और वह क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा, द सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर एज फॉलोज। नंबर 1, French society was divided into 3 states. The clergy came under the first state and the nobility under the second state. The businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, artisans, small peasants, landless laborers and servants all formed the third state. Number 2, the nobility and the clergy enjoyed privilege by birth. They were exempted from taxes. They formed a small portion of the population but owned a major portion of the land. They also enjoyed some feudal privilege. Number 3, the peasants formed about 90% of the population, but only a small number of them owned the land they cultivated. Around 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third state. The peasants were overburdened with heavy taxes. Number 4, the peasants were obliged to render free labor to the landlord, to work in his houses and fields, to serve in the army, or to work in building roads. Number 5, the traders, merchants and other professionals formed the majority of the rising middle class. Many of them were highly educated, still they had no respect in the old regime of France. Thus, the social inequalities led to the growth of ever increasing discontentment among the people of the middle class. Dear students, that's all for today. We will see you in the next video with the remaining events of the French Revolution. Thanks.